Hello everyone, a very warm welcome on the channel Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO. This is नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। और सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है, जहाँ पे आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम ये डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सेक्शन वाइज, क्योंकि आपका जो IBPS SO एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपके 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। इन तीनों सेक्शन में आपको अलग से क्वालिफाई करना है, यानी कि मुझे अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालनी है सेक्शन वाइज, और साथ में मुझे एक ओवरऑल कट ऑफ को भी मैच करना है ताकि मेरा ये पूरा पेपर क्वालिफाई हो जाए। IBPS SO का आपका फॉर्म निकला हुआ है, आई एम श्योर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। तो जल्दी से एक बार इस सेशन को शुरू करते हैं। आप में से कोई भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ये हम आप लोगों के लिए जितनी भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके लिए लाते रहते हैं, और वो भी टाइमली अपडेट लाते रहते हैं। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया हो। मैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करूंगी आज का सेशन। तो आज बेसिकली देखो, 2 चीज़ें हैं। एक तो सेक्शन वाइज कट ऑफ तो मुझे करनी है, और इस बार का मेरा टारगेट नंबर क्या होगा, मतलब मैं दिमाग में वो टारगेट क्या लेके चलूं कि जो मैं जब इन मॉक्स लगाऊं, इस एग्जाम के लिए, एसओ एग्जाम के लिए जब मैं मॉक लगाऊं तो मेरा वो टारगेट नंबर क्या होगा कि मुझे ये नंबर अचीव कर लेना है। ठीक है। और जो डेटा है ना, अगर आपको ये पहले से जानकारी नहीं है तो जो डेटा है वो आपको मेस्मराइज और सरप्राइज दोनों करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी मेरे एसओ के एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए ये सेशन बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि ये सेशन मार्क करेगा आपकी स्ट्रैटेजी को, बिकॉज ये सेशन बताएगा आपको कि मुझे ये नंबर अचीव करना है। तो बहुत ज़रूरी होने वाला है। चलिए शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, ये सारी चीज़ें मैं एक बार इसको गो थ्रू कर दूं कि आपको पता है कि 6 डिफरेंट पोस्ट है जिसके लिए फॉर्म निकाला गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अच्छा, ये जो जितनी भी पोस्ट है, इन सब पोस्ट की जो आपकी कट ऑफ है ना, जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी इन सभी पोस्ट की अलग निकलती हैं। अलग निकलती हैं तो क्या मैम सेक्शन वाइज भी अलग निकलती? जी हाँ, इन सभी पोस्ट की आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ अलग निकलती है। ठीक है। सेक्शन वाइज के साथ साथ इन सभी पोस्ट की आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो भी अलग निकलती है। तो 6 मेरी पोस्ट है जिसके लिए मैं ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, देन है आपका IT ऑफिसर, देन है आपका HR यानी कि पर्सनल ऑफिसर, देन है आपका मार्केटिंग ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, और साथ में है लॉ ऑफिसर। इसमें से कौन सी पोस्ट है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है? तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, आपके IT ऑफिसर के लिए, साथ ही साथ आपके IT ऑफिसर के लिए, इन दोनों के लिए जो है यहाँ पे आपकी जो है ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक। बाकी सभी पोस्ट के लिए जो है आपकी कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। तो जिनको मैंने मार्क करा है इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, बाकी सभी पोस्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट, आपके फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 जुलाई। इस 21 जुलाई से पहले हम फॉर्म को फिल कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस एग्जाम पैटर्न को, ये अच्छा आपको ये सब पता होगा, हालांकि अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा पहला जो मेरी पहली स्टेप होगी वो होगा कि भाई एग्जाम में आता क्या है, एग्जाम के स्टेजेस क्या हैं। तो प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स को आपको केवल क्वालिफाई करना है, क्योंकि अब मेरे पास 2 महीने से कम का टाइम बचा है। मेरे पास अराउंड आज 10 तारीख है, 30 तारीख को अपना पेपर है, 30 अगस्त को। तो अब मेरे पास कितने दिन बचे? मेरे पास शायद 50 दिन भी नहीं बचे हैं, 49 डेज बोल सकते हैं आज के दिन के बाद। तो अब जब मुझे इतना कम समय है ना, 30 जुलाई के 31 डेज हैं, तो चलो टोटल 50 दिन हमारे पास हैं। 50 डेज की स्ट्रैटेजी अब आपको अपनानी है। तो आपको प्रीलिम्स का पेपर केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है। प्रीलिम्स में आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, दैट इज इट। अब मुझे इसके नंबर जो है मेरे नहीं जुड़ने वाले मेंस में। जब मेरी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें मेरे मेंस के मार्क्स होंगे और साथ में मेरे इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। अब मेंस और इंटरव्यू पे फिर मुझे फोकस करना है। क्या मुझे मेंस की चिंता अभी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेंस के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। मेरे पास पूरे के पूरे 2 महीने का समय होगा मेंस को तैयार करने के लिए। वो मुझे एक सब्जेक्ट तैयार करना है। आई थिंक मोर देन इनफ, सफिशिएंट टाइम है आपके लिए, आपके पास मेंस के लिए तैयारी करने का। अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी केवल आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए। हाँ, अपनी रिसोर्सेज इकट्ठा कर लो मेंस के लिए कि भाई मुझे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, वो रिसोर्सेज आप इकट्ठी करके रख लीजिए। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, वो आप अपने प्रीलिम्स के बाद पढ़ सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आने का वेट नहीं करेंगे, प्रीलिम्स के बाद तुरंत लग जाएंगे क्योंकि टाइम 2 महीने का होगा। चलो, अब ये जो अपनी 4 पोस्ट हैं, कौन सी? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर। ये जो मेरी 4 डिफरेंट पोस्ट हैं, इन पोस्ट में इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट आता है। इंग्लिश 50 क्वेश्चन लेकिन 25 मार्क्स की, बाकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर 50 नंबर, 150 क्वेश्चन आएंगे, 125 नंबर के आएंगे। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में, बाकी बाइलिंगुअल। और आपके पास है सेक्शनल टाइमिंग, यानी कि इतने ही टाइम में आपको तैयारी अपना जो है पेपर लिखना है। 40 मिनट मिलेंगे केवल इंग्लिश के लिए, फिर अगले 40 मिनट मिलेंगे केवल रीजनिंग के लिए, अगले 40 मिनट मिलेंगे केवल क्वांट के लिए। तो ये जो सेक्शनल टाइमिंग है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि मैंने रीजनिंग कर ली 15 मिनट में, तो मैं रीजनिंग के बचे हुए जो मिनट्स हैं वो क्वांट में दे दूं या इंग्लिश में दे दूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको रीजनिंग सेक्शन के लिए केवल 40 मिनट, उन 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि 50 नंबर के हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपैक्टफुल होती है। चलो, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो लॉ, आपकी 2 पोस्ट, जो लॉ वाले बच्चे हमारे है ना, जो लॉ वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह क्या आता है? जनरल अवेयरनेस आता है। बस ये डिफरेंस होता है। लॉ वाला का इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांट नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, बाकी सब सेम है। मुद्दा आज की क्लास का ये नहीं है, मुद्दा आज की क्लास का ये है कि मुझे कितने नंबर लेकर आने हैं। तो जो मुझे प्रीलिम्स क्या करना है, मुझे प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना है। क्या करना है? मुझे प्रीलिम्स को केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। अच्छा, सेक्शन वाइज कट ऑफ अलग निकालनी है, ओवरऑल कट ऑफ अलग निकालनी है। अब जरा देखिए सेक्शन वाइज कट ऑफ, मैं आपको कैटेगरी वाइज और मैं आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ दिखाऊंगी, और ये बड़ा आपके लिए अच्छा होगा देखना, क्योंकि इससे आपको एक एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इतने नंबर लाने मेरा सेक्शन निकल जाएगा, इतने नंबर लाने मेरा ओवरऑल निकल जाएगा। तो ये अलग से बूस्टअप आपको मिलेगा। तो करना क्या है हमें, यहाँ पे देखिए जरा, अगर बात की जाए आपकी आईटी ऑफिसर की, ये सारी पोस्ट आपकी स्केल 1 ऑफिसर की है, या तो आपको पता ही होगा, स्केल 1 ऑफिसर के लिए आप सेलेक्ट किए जाएंगे। अब रीजनिंग की यानी कि आईटी ऑफिसर वाली पोस्ट के अंदर रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने, इंग्लिश ये मार्क्स है, इंग्लिश के क्वेश्चन तो 50 ही आने, लेकिन नंबर 25 के होंगे, उसका आधा नंबर है, आधा वेटेज है। और जनरल अवेयरनेस और या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें आपके क्वांट आती है, इसमें जनरल अवेयरनेस नहीं आता, आईटी में क्वांट आती है। ठीक है, अब ये SC ST OBC PWBD, ये जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी देख रहे हो आप, रीजनिंग की 1 नंबर चली गई, इंग्लिश की 4.5 नंबर चली गई, और क्वांट की 1.25। अच्छा, मैं जनरल वालों की बात करूंगी अब इसके आगे। जनरल या EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जनरल वालों की जो कट ऑफ है आप देख रहे हैं कितनी, 3.5 नंबर। रीजनिंग में कौन सी पोस्ट के लिए? आईटी ऑफिसर स्केल 1, 7.25। इंग्लिश आप देखोगे कि इंग्लिश की कंपैरेटिवली इंग्लिश की यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी इंग्लिश की ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रही, और फिर 5 नंबर आपकी क्वांट की रही, फिर दूसरे नंबर पे क्वांट रहा। तो जो आईटी ऑफिसर वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देख ले कि आप लोग इसको अपना स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, इसको आप अपना स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। इंग्लिश में कट ऑफ आपकी 25 मार्क्स में से 7.25 मार्क्स जा रही है, रीजनिंग के 50 नंबर में से 3.5 नंबर जा रही है, और क्वांट के 50 नंबर में से 5 नंबर जा रही है। ये आपकी स्टैंडर्ड कट ऑफ है पिछले साल की 2024 की, लेकिन ये केवल सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। किसको? सेक्शन को, कि आपने क्वांट क्वालिफाई कर लिया, रीजनिंग क्वालिफाई कर लिया, इंग्लिश क्वालिफाई कर लिया। अब मैं आती हूँ अगली पोस्ट की, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ गई हूँ मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। मार्केटिंग ऑफिसर वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, और इनके में क्वांट आती है, जनरल अवेयरनेस नहीं आती है। अगेन रीजनिंग इंग्लिश के 25 नंबर हैं, और आपके जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपके पास ओके यहाँ पे इंग्लिश के 25 नंबर है, रीजनिंग के 50 नंबर है, क्वांट के 50 नंबर है। इसके लिए जरा देखिए जनरल कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का हम देखें तो यहाँ पे आपको मिली है कितनी, 7.25। किसकी? इंग्लिश में 7.25, रीजनिंग 50 नंबर में से गई आपकी 3.5, और जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्योंकि तीसरा सेक्शन जो आएगा वो क्वांट का आएगा, उसकी गई आपकी केवल 5 मार्क्स।
तो इंग्लिश में 7.5 नंबर ऑलमोस्ट मान लेते हैं 7.25, रीजनिंग के 3.5 नंबर है 3.5 और क्वांट के 5 नंबर है। मार्केटिंग ऑफिसर की सेक्शन वाइज कट ऑफ की अगर मुझे इंग्लिश क्वांट रीजनिंग क्वालिफाई करना है तो मेरा ये स्टैंडर्ड है। और आगे बढ़ते हैं, पिछले वाले आईटी वाले का भी लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 3.5, 7.25 और ये है आपका क्या, ये है आपका क्वांट में 5 मार्क्स। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आ गई मैं किस पे, तीसरे वाले पे। तीसरा है मेरा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाले बच्चों की इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, इनका भी क्या आएगा, क्वांट आएगा, इनका भी क्या आएगा, क्वांट आएगा। इंग्लिश की कट ऑफ एएफओ वाले बच्चों की कितनी गई, 7.75। देन रीजनिंग की कट ऑफ आप लोगों की कितनी गई है, 4.25। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कट ऑफ कितनी गई है, 6.25। अब मैं एक बात और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कट ऑफ के ना बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर जैसे एएफओ की आपने देखा कि रीजनिंग की कट ऑफ 4.25 गई है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एएफओ की पोस्ट ज़्यादा रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एएफओ में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा नहीं रहे, तो कट ऑफ जो है वो आपकी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो कि सारी की सारी कट ऑफ, सेक्शन वाइज कट ऑफ देखो तो 7, 4, 6, 10 के अंदर अंदर है। ठीक है और चलो आगे बढ़ते हैं। एचआर पर्सनल ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिस के एग्जाम में इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और इनके एग्जाम में भी क्वांट आता है, जनरल अवेयरनेस नहीं आती है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में से जनरल वालों की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 8.5 गई है। इसका रीज़न बताऊं, क्योंकि एचआर की ये जो अभी तक हमने जितनी भी कट ऑफ देखी है उसमें एचआर की जो पोस्ट होती है वो जनरली कम होती है। जनरली क्या होती है, एचआर में जो नंबर ऑफ पोस्ट निकलता है कि कितनी वैकेंसी निकली एचआर पोस्ट के लिए, कम होती है ये जनरली। ठीक है, मतलब बाकी पोस्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये इंग्लिश में गया है इनका 8.5, रीजनिंग में गया है इनका 5.25। अब जब पोस्ट कम है तो हर कोई बच्चा जो है मैक्सिमम जिसके नंबर आए होंगे उसको लिया जाएगा, है ना, तो एक एवरेज निकाला जाएगा, तो ये बड़ा इम्पैक्टफुल हो जाता है। क्वांट में आ रहा है इनका 6.75। अगेन अगर आप देखोगे तो हर सेक्शन में 10 के नीचे नीचे ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा सेक्शन, अगला मेरी पोस्ट आ गई लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली है। पिछले साल मैं प्रीलिम्स की बात कर लूँ वहाँ पे भी जो ओवरऑल कट ऑफ थी और जो मेंस की कट ऑफ थी वो भी सबसे ज़्यादा लॉ ऑफिसर वाले बच्चों की गई। तो लॉ ऑफिसर में अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, एसओ के पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की पिछले साल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहे हैं बाकी के कंपैरिजन में। इंग्लिश, अच्छा लॉ वाले बच्चों का क्या है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, लेकिन फिर इनका जनरल अवेयरनेस आता है। इनके में क्वांट नहीं आती, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्वांट की जगह जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में, तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है 7.25 इंग्लिश की, कितनी, 7.25, रीजनिंग की 3.5, देन क्वांट नहीं, जनरल अवेयरनेस की 3.25, लॉ के लिए जनरल अवेयरनेस आएगा 3.25। अगेन मोटा मोटा अगर आप देखें तो 10 के नीचे ही है तीनों सेक्शन की कट ऑफ। और आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं और आगे बढ़ती हूँ तो मेरे सामने क्या आ गया, मेरे सामने आ चुका है कौन सा सेक्शन, राजभाषा अधिकारी का। राजभाषा अधिकारी की भी जो पोस्ट हैं वो काफ़ी कम आती है, लेकिन इस बार राजभाषा अधिकारी की पोस्ट ठीक ठाक आई हैं बाकी सालों के कंपैरिजन में। तो इस बार राजभाषा अधिकारी में नंबर ऑफ पोस्ट थोड़े बढ़ गए। इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, लेकिन इनके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आती, क्वांट नहीं आती है, बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बात करूं तो 7.25, किसमें, इंग्लिश में 3.5 आती है आपकी रीजनिंग की कट ऑफ पिछले साल की, और फिर आती है क्वांट की जो कि है क्वांट नहीं, जनरल अवेयरनेस जो कि है 3.25। अगेन मोटा मोटा देखा जाए तो इंग्लिश की कट ऑफ सबसे ज़्यादा है, आपकी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग कट ऑफ आसपास है 3.5 एंड 3.25, बट अगर एक मैं लार्जर स्केल में देखूं तो 10 से कम है। अब मैं एक बार ना आपको वापस से ये दिखाना चाहती हूँ कि इन सभी पोस्ट में, राजभाषा अधिकारी में तीनों सेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी के 10 के अंदर है, 10 के अंदर है, ठीक है। और आगे बढ़िए, इधर पे भी देखूँ लॉ ऑफिसर में तीनों सेक्शन 10 के अंदर है, 10 मार्क्स के अंदर है। फिर मैं पीछे और जाऊँ, एचआर ऑफिसर 8.5, 5.25, 6.75, अगेन 10 मार्क्स के अंदर अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 7, 4, 6, अगेन 10 मार्क्स ईच लेके चल सकते हैं। और मैं बढ़ूँ मार्केटिंग ऑफिसर तो 7, 3, 5, अगेन सेम। लास्टली आईटी ऑफिसर 3, 7, 5 सेम। तो आप इससे एक तो ये तरीका अपना सकते हैं कि भाई मैंने देखा मेरे सभी पोस्ट के जो सेक्शनल कट ऑफ है उनके रेंज, मतलब
मैं बात कर लूँ इंग्लिश की, मैं बात कर लूँ रीजनिंग की, और मैं बात कर लूँ क्वांट, या फिर मैं बात कर लूँ जनरल अवेयरनेस की, अगर मुझे सेक्शन वाइज कट ऑफ निकालनी है ना, अगर मुझे सेक्शन वाइज कट ऑफ निकालनी तो मेरा मैक्सिमम टारगेट हो सकता है 10 नंबर, मेरा मैक्सिमम टारगेट हो सकता है 10 नंबर, मेरा मैक्सिमम टारगेट हो सकता है 10 नंबर। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि 10 नंबर लेकर आए तो सेक्शन वाइज तो निकल जाएगा, लेकिन 30 नंबर मेरा प्रॉपर कट ऑफ यानी कि जो 125 नंबर वाली कट ऑफ है वो तो क्लियर नहीं होगी, थोड़े से नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अब मेरी प्रॉपर कट ऑफ क्या है वो भी जरा चेक कर लेते हैं, यानी कि 125 नंबर में से ये टोटल कितना बना, 25, 50, 50, ये बने आपके 125 मार्क्स। अब हम देख लेते हैं हमारी ओवरऑल कट ऑफ क्या है। आपकी ओवरऑल कट ऑफ 2024 की जो है 125 में से, जरा देखिए, हैव अ लुक एट दिस, ये है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी। IT ऑफिसर की पिछले साल की कट ऑफ 36 नंबर गई है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 51 मार्क्स गई है, राजभाषा अधिकारी की 16.25 वेरी लेस 16.25 गई है, लॉ ऑफिसर वालों की 33.13 गई है, 33.13 प्लीज़ हैव अ लुक। और उसके बाद अगर मैं बात करूं HR वालों की 2024 की प्रीलिम्स की कट ऑफ विच इज़ आउट ऑफ 125 गई है आपकी कितनी, 43। मार्केटिंग वालों की गई है 17.25। तो ये कट ऑफ्स आपको बताती हैं, ये कट ऑफ बताती है कि मुझे ओवरऑल कितना लेकर आना है। क्या ये बड़ा टफ है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत टफ है। अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, आपको पता है कि कहाँ से कितना आ रहा है, अब मुझे क्या चीज़ें डेफिनेटली कर लेनी है, क्या चीज़ें मुझे डेफिनेटली छोड़ देनी है, अगर आप एक एक अंडरस्टैंडेबल स्ट्रैटेजी के साथ आप चल रहे हो, आपकी कट ऑफ आपके दिमाग में सेट है, तो मुझे नहीं लगता इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत कठिन है। कठिन है क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आपके जो आंकड़े, जो नंबर बता रहे, वो नंबर बता रहे कि 125 में से 51 नंबर लाना इज़ नॉट अ बिग डील, और मेरे को इसके नंबर जुड़ने नहीं है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस पे मेहनत करनी है। मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स बनाएगा मुझे कोई बैंक मिलेगा काम करने के लिए, तो मुझे मिलेगा वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर से। ठीक है, तो एक बात जो इस डेटा से समझ में आती है कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग अ राइट स्ट्रैटेजी। और उस राइट स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आपके अपने इसी चैनल पर क्वांट में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रीजनिंग में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने एक नहीं, 2 या 3 सेशन किए हुए हैं जहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी की बात करी हुई है। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड आई एम श्योर जितने भी सिंसियर बच्चे होंगे उन्होंने अपना एक स्ट्रैटेजी बना ली होगी, बिकॉज वो होना चाहिए। बिना स्ट्रैटेजी के हम ना गुम हो जाएंगे, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। एक बार जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा तो मैं मेंस की कट ऑफ की बात भी करूँगी, सेक्शन वाइज कट ऑफ की भी बात करूँगी। अभी मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके का हमारे पास एग्जाम में टाइम अब बचा है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मेरा मैक्सिमम टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे 36 गए, तो उससे पहले ये अराउंड आपके कुछ 50-55 मार्क्स भी गई आईटी की, मतलब उससे पहले वाले सालों में। तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट, मतलब मैक्सिमम मैं कितना टारगेट करके चलूँ इन फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ से मेरा मतलब है कि आउट ऑफ 125, तो मैं बोलूँगी आउट ऑफ 125 आप जो है अपने पिछले साल की कट ऑफ में आप ±10 मार्क्स तो लेके चलिए। पिछले साल की कट ऑफ में आप ±10 मार्क्स तो लेके चलिए। लेकिन आईटी की कट ऑफ आपकी एक बार 55 भी गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे 10 नंबर ऊपर नीचे लेके जाना है, मैक्सिमम आपको करना होगा। अब ये जो है मैक्सिमम करने वाली बात, क्योंकि यू नेवर नो कट ऑफ कैसे स्विंग कर जाए, है ना। तो जो मैक्सिमम नंबर का आपका जो क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो बस इतना ही सेक्शन करके आऊँगा। तो यू हैव टू, देखो आपके पास एक लिबर्टी है, आपके पास एक लिबर्टी ये है कि आप अगर चाहो कि भाई मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो इंग्लिश में उतना कर लो कि सेक्शन निकल जाए और थोड़ा और 2-4 नंबर ऊपर आ जाए। लेकिन फिर क्वांट रीजनिंग आपको बढ़िया करना है। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम एक टारगेट होना चाहिए अपनी किसी भी पोस्ट को लेकर, वो आपका 50 to 60 का टारगेट अगर आप दिमाग में लेके चल रहे हो, आपको यहाँ पहुँचना है, 60 पे आपको पहुँचना है। योर एक्चुअल टारगेट शुड बी 60। ये टारगेट आप लेके चलिए, आई थिंक इट विल बी मच बेटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे बात आती है हमारी तैयारी की। तैयारी के लिए देखो, अगर आप अपने आप से तैयारी करो, फ्री सोर्सेज से तैयारी करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ ट्राई टू फाइंड सम फैकल्टीज़ जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा रहे हैं, रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं और उनसे आप सारे टॉपिक पढ़ भी पा रहे, कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको राइट प्रैक्टिस भी मिल रही है और उसके डाउट्स भी आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप कहीं से पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने कभी लाइव क्लासेस करी हैं, फाउंडेशन क्लासेस करी हैं और जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, जो जानते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उनको मैं बहुत क्लियरली बोलूँगी कि प्लीज़ डू नॉट गो फॉर एनी बैच नाउ। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने एक बार पेपर दे दिया है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, केवल उनको तैयारी क्या करनी, मॉक लगाना है, वो बच्चे प्लीज़ बैचेस में जाके, पेड कोर्सेज में जाके अपना टाइम ना वेस्ट करें। वो लोग अब केवल अपनी तैयारी इसके आगे की करें, यानी कि मॉक टेस्ट लगाएं, एनालिसिस करें, कहाँ पे नंबर नहीं बन रहा है, कहाँ पे स्पीड नहीं बन रही, कहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, उन चीज़ों को ब्रश अप करें, रिवाइज करें। जो बच्चे बिगिनर हैं, बिगिनर्स के साथ अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिगिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले तो ये ढूंढे कि कहाँ से कितना क्या मिल रहा है, रेलेवेंट मिल रहा है, क्या ये फैकल्टी सही पढ़ा रहा है, रेलेवेंट पढ़ा रहा है, क्या इसी लेवल का एग्जाम में आएगा, है ना। तो अब बिगिनर वालों के पास टाइम नहीं है। तो अगर आप हमारी हेल्प में आना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैचेस आपकी हर स्ट्रीम के लिए हैं। लॉ ऑफिसर का बैच अवेलेबल है, आईटी का अवेलेबल है, मार्केटिंग का, एचआर का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, सारे बैचेस अवेलेबल हैं। और जब अगर आप बैच लेते हैं तो इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना, इससे आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा इससे क्या, इससे मिलेगा आपको सबसे कम फीस पे आपको बैच मिल जाएगा आपके इस डिस्काउंट कोड यूज़ करने से। इसका यूज़ जरूर कर लेना ताकि आपको पूरी जो है फीस ना देनी पड़े। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, है ना, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो केवल मॉक वाले बच्चे हैं, वो केवल मॉक की तैयारी करेंगे। मॉक अवेलेबल है। आईटी ऑफिसर के स्केल 1 के प्रीलिम्स और मेंस के मॉक्स हैं, मार्केटिंग के प्रीलिम्स मेंस के हैं, लॉ के प्रीलिम्स मेंस के हैं, एचआर के प्रीलिम्स मेंस के हैं और एफओ के प्रीलिम्स मेंस के। अगेन आपका डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है Y651। यही डिस्काउंट आपकी टेस्ट सीरीज़ के लिए भी लगेगा। आते हैं टेस्ट प्राइम। टेस्ट प्राइम क्या है? टेस्ट प्राइम मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है हमारे बच्चों के लिए। वो ये कि टेस्ट प्राइम में आपको देखो एसओ के तो टेस्ट मिलेंगे, आईटी का, एचआर का, मार्केटिंग का, लॉ का, सबके टेस्ट मिलेंगे। बट एसओ के साथ साथ पीओ के भी मिलेंगे, पीओ के साथ साथ आपको क्लर्क के भी मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको आरबीआई के मिलेंगे, एसबीआई के मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के जितने भी टेस्ट होते हैं बैंक वाले, सारे के सारे टेस्ट आपको इसमें एसएससी के भी मिलेंगे, रेलवे के भी मिलेंगे। तो पैसों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं, फीस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 150 रुपये का अंतर होगा। तो आई विल सजेस्ट कि केवल अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो ये वाली टेस्ट प्राइम में आ जाइए, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है और कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेक श्योर करें, ये डिस्काउंट कोड इज़ दिस। अब लास्टली मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है आपका गुरु पूर्णिमा वाला ऑफ़र। तो आज गुरु पूर्णिमा है और उसके मौके पर आप लोगों का एक ऑफर चल रहा है अड्डा 24/7 पे कि बैंक महापैक प्लस। बैंक महापैक प्लस में मैं बता दूं क्या क्या है। क्या इसमें मुझे एसओ के सारे बैचेस मिलेंगे? हाँ जी, जितने भी आपके एसओ के बैचेस हैं वो सब इसमें मिलेंगे, यानी कि आईटी का, एचआर का, लॉ का, या मैं बात करूं मार्केटिंग का, या मैं बात करूं एएफओ का, सारे बैचेस में मिलेंगे। इसमें पीओ के बैचेस मिलेंगे, इसमें आरबीआई के बैचेस मिलेंगे, इसमें आपको नबार्ड के बैचेस मिलेंगे। मतलब बैंक, एनी बैंक एग्ज़ाम, कोई भी बैंक एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके बैचेस आपको बैंक महापैक प्लस में मिलेंगे। और बैंक महापैक प्लस में इस समय चल रही है आपके 79% की ऑफ, लेकिन अगर आप ऐप से जाके बाय करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट हो जाएगा 80% का। ठीक है, तो 80% के डिस्काउंट के साथ आपको चूज़ करना है। यहाँ पे वैलिडिटी कितनी हो रही है? डबल होके फिर उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि आप 6 मंथ वाला प्लान अगर चूज़ करोगे तो 6 मंथ का डबल हो जाएगा, यानी कि 12 मंथ। और 12 मंथ में भी आपके 3 महीने की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, मतलब पूरे के पूरे 15 मंथ के लिए आपको बैंक महापैक प्लस मिल जाएगा। आपको अगर आप ये लेते हैं तो आपको किसी भी और एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए लाइव बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट सीरीज़ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। क्या डिस्काउंट कोड यूज़ करना है? द सेम डिस्काउंट कोड Y651। ये ऑफ़र आपका आज कल के लिए लिमिटेड होगा, तो मेक श्योर करें। अगर ये किन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? अगर आप कह रहे हो कि मैम मैं इस बार पीओ का एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ, एसओ का भी दे रहा हूँ, आगे आने वाले बहुत सारे और एग्ज़ाम्स भी दे रहा हूँ, उन बच्चों के लिए ये इफेक्टिव है। वो बैंक महापैक प्लस ले ले, ताकि आपके हर बार का टेंशन ख़त्म कि आज मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है, कि आज मुझे एक बैच लेना है। सारी आपकी टेंशन ख़त्म, पूरे के पूरे आपका 1 साल
3 महीने के लिए आपके पास ये वैलिड रहेगा। आई थिंक इतना काफ़ी टाइम होगा अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, आगे की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए। अब इसमें करना क्या है, करना आपको ये है कि हाउ डू वी बाय, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे, अड्डा की एप्लीकेशन पे ही जाइएगा, अड्डा ऐप पे जाइए, कुछ ऐसा सा प्लेटफॉर्म खुल कर आएगा। उसके बाद कोर्स टैब पे जाइए, ये कोर्स टैब है। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी पे जाइए, ये है आपका रेगुलेटरी बॉडी, ये है IBPS SO का बैच। इस पर क्लिक करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। तो हम जाते हैं सीधे अड्डा के बैच, अड्डा की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया गया है। इन बैचेस को लेने का भी लिंक डायरेक्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑल कोर्सेज टैब में हम गए, यहाँ रेगुलेटरी बॉडी हमने सेलेक्ट किया, ये आ गया मेरा IBPS SO। अब ये देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें इस समय आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा बैंक महापैक प्लस के अंदर। साथ ही साथ आपके पास जो मैंने बताया था, अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको डबल वैलिडिटी बैच पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मुझे लेना है जैसे कि कोई बैच, फॉर एग्जांपल मुझे लेना है HR का बैच या मुझे लेना है IT ऑफिसर का बैच, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SO को, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम आ जाएंगे लॉ ऑफिसर, इस पे आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, ये सारे बैचेस दिख जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मुझे लॉ का बैच लेना है, मैं लॉ के बैच पे क्लिक करूँगी। ये जो फीस अभी आपको दिख रही है 2759, ये कम हो जाएगी, इस पर जाके बाय नाउ कीजिएगा। और बाय नाउ करने के बाद ये फ़ीस हो जाती है आपकी कितनी, एक बार डिस्काउंट कोड लगा के देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 2500 बन जाना चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद। एक बार चेक कर लेते, Y651, ये हो जाएगा आपका टोटल फीस 2519, यानी कि 2500 में मुझे ये बैच मिल जाएगा। सो दैट विल बी ऑल गाइस। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन बस अपनी तैयारी एक स्ट्रैटेजी के अंदर जो है तैयार करना शुरू कर दीजिए, लेट मत कीजिए। मैंने आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ दिखाई है हर पोस्ट की, मैंने आपको ओवरऑल कट ऑफ दिखाई है हर पोस्ट की, उसी के अराउंड आपको तैयारी करनी है और बहुत प्यार से आप तैयारी कर सकते हैं। ऑल्सो मेरी एक फ्री क्लास चलती है एट 12 PM, मेरी रोज़ मंडे से सैटरडे, है ना, मंडे से सैटरडे मेरी एक फ्री क्लास चलती है। और इस फ्री क्लास में मैं रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इस क्लास का हिस्सा आप सभी लोग बन सकते हैं, ये क्लास कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर आप इस क्लास को डेली करते हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री है, बिल्कुल फ्री क्लास है। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। 21 जुलाई से पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए।